देखो, चैप्टर का नाम है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ईआरपी। तो ईआरपी का मतलब होता क्या है? पहले क्या होता था, हम लोग को सारा डिपार्टमेंट अलग अलग रहता था, जैसे एचआर, ह्यूमन रिसोर्स का, सेल्स का, प्लानिंग का, मार्केटिंग, परचेजिंग, फिनेंस, सभी कुछ क्या होता था, सभी कुछ बहुत अलग अलग रहता था। मतलब अगर मैं सेल्स डिपार्टमेंट में हूँ और मुझे एचआर का कुछ देखना है, या मैं सेल्स डिपार्टमेंट से हूँ, मुझे परचेज का कुछ देखना है कि परचेज हुआ है या नहीं, तो मुझे स्पेशली उस पर्सन से बात करना पड़ता था, या उस मतलब मेरे पास उस चीज का एक्सेस नहीं था क्योंकि मैं सेल्स डिपार्टमेंट से हूँ। मैं परचेज डिपार्टमेंट की चीजों को कैसे देखूंगी? तो अब क्या हुआ, ईआरपी एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर से क्या होता है, जैसे टैली एक सॉफ्टवेयर सुने हैं हम लोग, वैसे ईआरपी भी एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर से क्या होता है, सारा चीज ही इंटीग्रेट हो गया है, मतलब सारी चीजों को एक जगह पे ही रखा जाता है। तो एक गुड ईआरपी सिस्टम कैसा होता है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, मतलब जिसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, मॉड्यूलर एंड ओपन हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो, ऑनलाइन कनेक्शन विद अदर ईआरपी सिस्टम, जिसके साथ अदर ईआरपी सिस्टम को भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिस है ये, मतलब जितने भी बड़े बिजनेस है सब में ईआरपी होता है। मल्टी फैसिलिटीज, इसके अंदर बहुत सारा फैसिलिटीज दिया गया है जिससे वर्क बहुत इजी हो जाता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि सारा चीज हम लोग को एक जगह दिखता है, तो प्लानिंग करने में आराम होता है। ऑप्टिमाइज द डेटा, सारी चीजों को हम लोग एक तरफ ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज का मतलब है सारी चीजों को एक ही तरफ रख कर हम लोग सोच सकते हैं कि कॉस्ट कैसे कम करना है, सेल्स कैसे इंक्रीज करना है, प्रॉफिट कैसे इंक्रीज करना है। ये सारी चीजों को डेटा के थ्रू हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किसको मिनिमम करना है, किसको मैक्सिमम करना है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑटोमेटिक फंक्शंस, तो ये 10 इसका गुड ईआरपी सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक है। एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ईआरपी, एक ईआरपी को क्या करना चाहिए, एक्सपेक्टेशन मतलब हम लोग क्या चाहते हैं ईआरपी को। ईआरपी से हम लोग चाहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, कमिटमेंट फ्रॉम मैनेजमेंट, कॉस्ट बेनिफिट एक्सपेक्टेशंस। कॉस्ट बेनिफिट एक्सपेक्टेशन मतलब कॉस्ट रिड्यूस कर सकता है ईआरपी, बहुत सारा ऐसा काम है जो सस्ते में हो जाता है ईआरपी लगाने के बाद। मैनेजमेंट अच्छे से हो पाता है। लिमिटेशंस, पर बुराई क्या है ईआरपी का, बुराई ये है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। ऐसे कोई भी छोटा मोटा लोग अपने कंपनी में ईआरपी इंस्टॉल नहीं कर सकता। ईआरपी सॉफ्टवेयर खरीदना, इंस्टॉल करना, मेंटेन करना बहुत एक्सपेंसिव है। फिर ईआरपी सॉफ्टवेयर टेक्स मिनिमम 1 to 3 years टू बी फुल्ली फंक्शनल। ईआरपी सॉफ्टवेयर लगाते ही लोग इसको पूरा तरह से यूज नहीं कर सकते, पूरा यूज करते करते इसे कम से कम 1 से 3 साल लग जाता है। कस्टमाइजेशन विल स्लो डाउन द ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन। कस्टमाइजेशन क्या होता है, जैसे ये इसका तारीफ भी है कि इसमें कस्टमाइजेशन है, ये इसका बेनिफिट है। कस्टमाइजेशन क्या होता है कि अपने हिसाब से हम लोग बना सके। जैसे केक शॉप में हम लोग जाते हैं तो रेडीमेड केक भी मिलता है कि खरीद लो और उसको कंज्यूम कर लो। पर कस्टमाइज्ड केक क्या होता है, हम लोग केक अपना बोला हुआ बनवाते हैं कि केक में ये डालो वो डालो, ऑर्डर किया हुआ केक, जिसमें हम लोग अपने मर्जी का इंग्रेडिएंट डलवाते हैं। वैसे ही सॉफ्टवेयर में भी कस्टमाइजेशन आता है कि हम लोगों को ये चीज चाहिए, तो वो मेरा ईआरपी में वो सब चीज डाल देगा। तो वो कस्टमाइजेशन किए हैं। पर किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर हम लोग कस्टमाइजेशन करते हैं तो सॉफ्टवेयर स्लो हो जाता है, मतलब स्लो काम करेगा वो। ROI ऑफ ईआरपी इज नॉट विजिबल इमीडिएटली। ईआरपी लगाने के बाद जब उसे रिटर्न चाहेंगे, ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसे अगर हम लोग 1 लाख रुपया बिजनेस में लगाए, तो 1 लाख रुपया रिकवर भी तो करना पड़ेगा, कमाना भी तो पड़ेगा कि 1 लाख हम अगर लगाए हैं तो हमको 1 लाख रुपया बैक भी चाहिए। फिर जो पैसा आएगा उसको प्रॉफिट बोलेंगे, पहले तो हम 1 लाख रुपया अपना बैक लेंगे ना। तो ईआरपी लगा एक्सपेंसिव है, लगाने में खर्चा गिरता है। तो इसको तो अगर सोचो मैं 5 लाख रुपया में ईआरपी में 5 लाख रुपया खर्च किए हैं, तो 5 लाख रुपया तो मेरे को बैक चाहिए। तो इसका ये बहुत टाइम बाद आता है, मतलब अगर 5 लाख रुपया मेरे को 2-3 साल के बाद मिलेगा तो इतना स्लो पैसा आएगा, तो ईआरपी का जो रिटर्न है वो इतना जल्दी विजिबल नहीं होता है। इट इज नेवर सक्सेसफुल विदाउट यूजर पार्टिसिपेशन। एक आदमी चाहिए जो ईआरपी को ऑपरेट करे। ऐसा नहीं है ईआरपी सॉफ्टवेयर लगा देंगे और ये खुद ही काम कर लेगा, ये खुद काम नहीं करता। कोई आदमी चाहिए जो ईआरपी को ऑपरेट करेगा। तो एक यूजर चाहिए, आदमी चाहिए।
सिक्स्थ है एडिशनल इनडायरेक्ट कॉस्ट फॉर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो कंप्यूटर डिपार्टमेंट है उसके ऊपर एडिशनल कॉस्ट इनकर होता है, थोड़ा और साइड से इधर उधर से खर्चा लगता है मेंटेनेंस के लिए, कुछ खराब हो गया तो ठीक करने के लिए। सेवेंथ में बोल रहा है ट्रांसफरिंग एग्जिस्टिंग डेटा टू अ न्यू ईआरपी इज डिफिकल्ट। अगर पहले तो हम सोचो कुछ पुराने तरीके से काम कर रहे होंगे, अभी हम नया नया ईआरपी लगाए तो पुराने चीजों को ईआरपी में ट्रांसफर करना बहुत डिफिकल्ट जॉब है। If an organization is situated in several places, then ERP implementation is difficult. अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे सिटीज में है या बहुत सारे डिफरेंट जगह पे है, मतलब एक सिटी में अगर 5 ऑफिस है, 5 जगह पे मेरे को सेम ईआरपी इंप्लीमेंट करना है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। फेजेस ऑफ ईआरपी इंप्लीमेंटेशन क्या है? इसका टोटल 8 फेज है। 8 फेज का मतलब क्या होता है? ईआरपी लगाने से लेकर यूज करने तक कितना स्टेप लगता है? सबसे पहला प्रोजेक्ट इस्टेब्लिशमेंट। प्रोजेक्ट इस्टेब्लिशमेंट मतलब इट्स अ पार्ट इन इट इज पार्ट इन होगा इन प्रोजेक्ट टर्म्स, प्रोजेक्ट टीम्स फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है? पहले मेरे को जानना होगा कि मेरा प्रोजेक्ट क्या है। प्रोजेक्ट मतलब क्या काम आया है मेरे पास, मतलब ईआरपी लगा रहे हैं तो मेरे पास कोई बड़ा काम आया होगा तभी तो हम ईआरपी लगा रहे हैं। तो ऐसा कौन सा काम आया है, पहले वो प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करना होगा, जिसके लिए टीम फॉर्मेशन, प्रोजेक्ट टीम फॉर्म करना होगा। क्योंकि जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है तो उस प्रोजेक्ट के हिसाब से, प्रोजेक्ट मतलब कोई डील, कोई काम, जब कोई प्रोजेक्ट आता है तो कंपनी का जो हेड होता है, मैनेजर ये सब होता है, वो एक टीम बनाता है कि तुम मिलकर इस काम को हैंडल करोगे। तभी एम्प्लॉय बोलता है कि कंपनी ने ये प्रोजेक्ट मुझे दिया है। तो पहले तो प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करना पड़ता है, जिसके लिए प्रोजेक्ट टीम फॉर्म करना पड़ेगा। फिर प्रोसीड्योर डेवलप होता है। इट्स पार्ट इज गैप डिटेक्शन। प्रोसीड्योर डेवलपमेंट मतलब अगर कोई दिक्कत हो रखा है, गैप डिटेक्शन मतलब कोई भी प्रॉब्लम हुआ है तो पहले उसको डिटेक्ट करो। गैप मतलब डिफिकल्टी, कोई डिफिकल्टी हुआ है तो ये किसका पार्ट है? इट इज द पार्ट ऑफ गैप डिटेक्शन। क्यों प्रोसीड्योर डेवलपमेंट करना पड़ता है? ईआरपी लगा तो दिए, ये वाला प्रोजेक्ट आया है इसके लिए ईआरपी लगाए हैं, ठीक है, पर क्या प्रोसीड्योर से फॉलो करेंगे? तो एक प्रोसीड्योर डेवलप करना पड़ता है। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन। फिर अगर मेरे को कोई कस्टमाइजेशन चाहिए, सॉफ्टवेयर में कोई चेंजेस चाहिए, तो वो चेंजेस करवाते हैं। फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, फिर टेस्टिंग करते हैं कि काम सही से हो रहा है ना। फिर एंड यूजर ट्रेनिंग, जो यूजर पार्टिसिपेशन हम बोले थे, एक आदमी लगेगा, उस आदमी को, उस यूजर को ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि ये देख लो ये ऐसे ऑपरेट होगा। कॉन्फ्रेंस रूम ट्रायल, फिर एक कॉन्फ्रेंस रूम में ट्रायल होता है कि सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर डेटा लोडिंग, वो हम बोले थे पुराने काम से जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको ईआरपी में डालना पड़ता है, ट्रांसफर करना पड़ता है, क्योंकि पहले तो मेरे पास ईआरपी नहीं था, हम नॉर्मल काम करते थे। अब जब मेरे पास ईआरपी आ गया है तो हमको सारे एग्जिस्टिंग डेटा को, ओल्ड डेटा को हमको ईआरपी में ट्रांसफर करना होगा। इसको डेटा लोडिंग कहते हैं। इसके लिए स्टैब्लिशमेंट ऑफ एक्सेस राइट एंड पासवर्ड। डेटा लोडिंग अगर होगा, ईआरपी में कंपनी का सारा डेटा जा चुका है, तो डेफिनेटली वो पासवर्ड लॉक्ड होगा, क्योंकि अगर ओपन रहेगा तो फिर तो उसको कोई भी पढ़ लेगा। मतलब हम 3 लोग का टीम है, प्रोजेक्ट इस्टेब्लिशमेंट में हम 3 लोग का टीम है, अगर कोई पासवर्ड नहीं होगा तो हम 3 के अलावा भी वो बात कोई और जान जाएगा, इसलिए पासवर्ड लॉक्ड होता है। राइट्स एक्सेस होता है, मतलब सिर्फ हम तीनों को ही एक्सेस मिलेगा उसको ऑपरेट करने का। फिर लाइव ट्रायल होता है, फिर करना लोग शुरू कर देते हैं, फिर जैसे प्रॉब्लम आता है वैसे हैंडल होता है। तो ये 8 स्टेप है, ये 8 स्टेप को लाइन से याद करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर वाइज कभी कभी सजाने दे सकता है। उसके बाद है लेवल ऑफ ईआरपी सिस्टम। याद रहे 3 तरीके का लेवल है, मतलब लेवल मतलब कितना अच्छा ईआरपी होगा। जो टीयर 1 होता है वो सबसे अच्छा होता है। इसको याद कैसे रखेंगे? एसी का ट्रेन जैसा। 3 टायर एसी सबसे खराब होता है, 2 टायर एसी उससे अच्छा होता है, 1 टायर एसी उससे भी ज्यादा अच्छा होता है। तो ये हम लोग ट्रेन का उससे याद रखेंगे। तो 3 टायर ईआरपी क्या है, 2 टायर ईआरपी क्या है, और 1 टायर ईआरपी क्या है। 1 टायर ईआरपी सबसे अच्छा है, जिसमें सैप और ओराइकल है। ये दोनों सबसे सुपीरियर है, जो सारे बड़े कंपनीज अभी यूज कर रहे हैं। तो ईआरपी क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। सैप और ओरेकल एक तरीके का ईआरपी है।
मतलब ये दोनों टाइप्स ऑफ ईआरपी है, सैप और ओरेकल, बट ये टायर 1 ईआरपी है। टायर 2 कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट, एपिक। और पहले जमाने में देखना, आज भी बहुत सारे कंपनी माइक्रोसॉफ्ट पे पूरा काम करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी, मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पर वो सब टायर 2 है। टायर 3 क्या है? क्विक बुक्स, सेज 50, पीच ट्री, ये सब टायर 3 है, जिसमें हार्डली कोई कंपनी काम करता है। आजकल तो उठ ही गया, इसलिए तुम लोग नाम भी नहीं सुने। टायर 1 कौन यूज करता है? एकदम लार्ज कंपनीज, क्योंकि ये सब में करोड़ में इन्वेस्टमेंट है। सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब कोई भी मिड लेवल कंपनी यूज कर रहा है। और ये जो क्विक बुक ये सब है, इसको तो आजकल ईआरपी सॉफ्टवेयर भी नहीं बोलता कोई। फिर 3 में क्या दिया है? टीसीओ, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप इज वेरी हाई। इसका ओनरशिप मतलब इसको खरीदना, कॉस्ट ऑफ ओनरशिप सैप का, ओरेकल का बहुत महंगा है। सैप ये सब बहुत महंगा सॉफ्टवेयर है। तो इसका टीसीओ का फुल फॉर्म याद रखो, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, बहुत ज्यादा है। पर इसका टीसीओ बहुत लो है। माइक्रोसॉफ्ट ये सब तो सबके पास है। फिर सैप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सीखना पड़ता है। सैप, ओरेकल, ये सब सीखना पड़ता है, प्रॉपर कोर्स करना पड़ता है, 6 महीना 1 साल का। फिर लोग सीख कर एग्जाम देता है, सर्टिफिकेट पाता है, फिर सैप में का काम मिलता है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। फिफ्थ है सिंगल फंक्शन हैंडल्ड बाय मल्टीपल पीपल। एक काम को बहुत सारे लोग कर रहे हैं, पर यहाँ पे डेवलप विथ वन इंडस्ट्री एट ए टाइम। माइक्रोसॉफ्ट ये सब एक टाइम पे एक ही कंपनी के लिए होता है। एक कंपनी के एक बार में माइक्रोसॉफ्ट से 10 कंपनी को हैंडल नहीं कर सकता। फिर लॉन्ग टाइम टू इम्प्लीमेंट, ये सब को इम्प्लीमेंट करने में बहुत टाइम लग जाता है। सैप को, ओरेकल को, ये सब को, वन टायर ईआरपी को इंस्टॉल करने में ही बहुत टाइम लग जाता है। अब ये कुछ नहीं है, यहाँ पे समझाने जैसा कुछ नहीं है, ये सब इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है जो इस चैप्टर से एग्जाम में पूछ सकता है। आईएफआरएस का मतलब है इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल होगा, मेरे से यहाँ पे एएल छूट गया है। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जो अपने अकाउंट्स में सुने हैं, ज्यादा फेमस नहीं है ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये भी याद रखना है। आईएसओ, इंटरनेशनल क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड। देखना, हम लोग कोई भी प्लाईवुड ये सब खरीदते हैं तो आईएसओ मार्क्ड रहता है, लिखा रहता है बड़ा बड़ा करके आईएसओ। आईएसओ का मतलब क्या होता है? एकदम इंटरनेशनल क्वालिटी का सामान। MASB, इंटरनेशनल मार्केटिंग स्टैंडर्ड। SLA, सर्विस लेवल अग्रीमेंट। HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको HCM को ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो HRM इज HCM, ये दोनों ही सेम चीज है। फिर SaaS, SaaS, इसका मतलब है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। सैप, ये जो इतने देर से हम सैप बोल रहे थे, इसका फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग। SBU, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। QAS, क्वालिटी एश्योरेंस सर्वर। QBM, क्वेरी बाय मेल। ड्राइवर्स ऑफ चेंज मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या है? एक मैनेजमेंट में किस 3 चीज का जरूरत है, मतलब कोई भी कंपनी के में अगर मैनेजमेंट करना है तो मेरे को कौन सा 3 चीज चाहिए? पहला, लोग, पीपल। पीपल नहीं होंगे तो हम मैनेज किसको करेंगे? दूसरा, प्रोसेस, उन्हें एक प्रोसेस बताना होगा जो उन्हें फॉलो करना है, वही तो मुझे मैनेज करना है कि सारे लोग ठीक से सारे प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। और ये हाथ से नहीं होगा, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी से होगा। तो बेसिकली मैनेजमेंट का काम है इस 3 चीज को मैनेज करना, इसको ड्राइवर्स कहते हैं मैनेजमेंट का।